जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हम लोगों ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उससे रिलेटेड इश्यूज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आप लोग सुनते होंगे, मूवी देखिएगा जॉली एलएलबी 2। तो उसमें जज साहब ने काफ़ी अच्छा डायलॉग मारा है कि हमारे देश में लगभग 3 करोड़ मुकदमे जो है पेंडिंग है और जजों की संख्या क्या है, कम। तो ये तो एक अलग इशू है। सबसे बड़ा इशू ये है कि पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और वो है कहाँ, दिल्ली में। तो अगर साउथ से कोई मुकदमा आता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, तो तमिलनाडु से अगर कोई मुकदमा आता है तो वो दिल्ली में आकर के क्या करेगा। सबसे पहले तो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की दिक्कत। दूसरी बात, अगर वो यहाँ पर उतनी दूर से यहाँ पर आते हैं तो यात्रा का खर्च। और तीसरी बात कि अगर आएंगे तो ये भी जरूरी नहीं कि उस दिन डिसीजन हो या मामले की सुनवाई हो या ना हो। तो अगर वहां पर रुकते हैं तो उसकी लागत। इन सारी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए बात ये की जा रही है, अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्लेटिनम जुबली मनाई। ठीक, 75 वर्ष उनकी स्थापना के पूरे हुए और इसी के तहत चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रीजनल बेंचेज हैं उनकी स्थापना की जाए। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय जो पीठें हैं उनकी स्थापना की जाए। आपने सुना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हर एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट है, लेकिन उसकी क्या है, ब्रांचेज हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है हाई कोर्ट और उसकी ब्रांच कहाँ है, लखनऊ में। अब अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का मैप, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का ये जो लखनऊ और इलाहाबाद में जो दो पीठों के बीच में डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है 200 किलोमीटर। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूरब की लंबाई देखूं तो वो करीब कितनी है, वो करीब है, ये मानकर चलिए कि 1500 किलोमीटर तो जरूर होगी, पूर्वांचल से लेकर के बलिया से लेकर के सहारनपुर तक, शामली तक। तो ये बार बार इशू हो रहा है। जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ब्रांच स्थापित की, जो पीठ स्थापित की, वो तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही स्थापित कर ली और पहले भी वहाँ पर हाई कोर्ट था। तो क्यों ना ब्रांच जो लखनऊ वाली है, या तो लखनऊ वाले को शिफ्ट करके आगरा लाया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, आगरा हुआ, मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ। या उसको क्या किया जाए कि लखनऊ के अलावा आगरा में स्थापित कीजिए, ताकि क्या है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर कोई सुनवाई हो रही इलाहाबाद में, स्वाभाविक सी बात है कि डिस्टेंस का बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें। हम ये देखेंगे कि इनकी आवश्यकता क्यों है, इसके क्या क्या निहितार्थ हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर 75 वर्ष हो गए स्थापना के, तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया। ठीक, तो इन्हीं सब मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें। ठीक, ये न्यायपालिका में एक सुधार के तौर पर भी इस टॉपिक को आप लिख सकते हैं कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो उनमें से एक ये सुधार का टॉपिक होगा कि क्षेत्रीय पीठें भी स्थापित की जाए। देखिए, एक विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी,
95th रिपोर्ट थी और ये आई थी 1984 में। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य को 2 विभागों में बांट दिया जाए। बांटा जाए, बांटा गया नहीं। कौन कौन से 2 डिविजन्स होंगे? एक तो होगा संवैधानिक, और दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा है वैधानिक या लीगल। इसके बाद जितनी भी रिपोर्ट आती गई न्यायपालिका से संबंधित, उनमें सब में यही बात दोहराई गई। ठीक, चाहे वो 4 साल बाद निकले चाहे 10 साल बाद, यही हुआ, बार बार ये चीजें क्या हो गई, रिपीट की गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो क्षेत्रीय पीठें बैठाई जाएंगी, वो कहां कहां रिकमेंडेशन दी गई कि कहां कहां ऐसा हो सकता है। तो उत्तर में तो दिल्ली है, दक्षिण में चेन्नई या हैदराबाद, दोनों में से एक कोई चॉइस है। पश्चिम में है मुंबई और पूर्व की तरफ है कोलकाता, ऐसा कुछ कहा गया। इन क्षेत्रीय पीठ के अलावा जो मुख्य पीठ होगी वो भी दिल्ली में होगी, ये मुख्य पीठ है। और ये बाकी जो 4 लिखे गए हैं वो क्या हैं, क्षेत्रीय पीठ है। सबसे बड़ी बात यह है, जो इंटरेस्टिंग बात है आपको जो जानना है वो ये कि मुख्य पीठ और क्षेत्रीय पीठें एक दूसरे के समान हैं। क्षेत्रीय पीठें इस मुख्य पीठ के अंडर में नहीं है। मतलब अगर कोई केस यहां पर आता है तो ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है और यही यहीं का डिसीजन क्या होगा, फाइनल। ऐसा नहीं कि यहां के बाद सुनवाई फिर वापस से मुख्य पीठ में जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि क्षेत्रीय पीठें मुख्य पीठ के समान है। मुख्य पीठ के जब समान है तो मुख्य पीठ क्यों बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है इस मैटर के लिए कि अगर कोई संविधान से रिलेटेड है, जहां पर संविधान के एक्सप्लेनेशन, पुनर्व्याख्या का प्रश्न है, व्याख्या करना है, जहां पर 2 जजों के बीच या 2 पीठों के बीच मतभेद हो रहा है, तब हम मुख्य पीठ में मामला ले जाएंगे। अदरवाइज जो अपील होकर के मामला यहां तक पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस मामले के विरुद्ध मुख्य पीठ में अपील नहीं की जा सकती जब तक कि उसमें कोई संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न ना हो। ठीक, ऐसा क्यों, किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? तो संविधान में आर्टिकल 130 है। आर्टिकल 124 से लेकर के 142 तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का, केंद्र की न्यायपालिका का संविधान में। तो उसी में क्या है, आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 क्या कहता है? आर्टिकल 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर हो सकता है जैसा सीजेआई, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, मुख्य न्याय, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की सलाह पर निर्धारित
करें। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही हो, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि दोनों के सलाह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली के अलावा कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच स्थापित कर सकते हैं। तो ये बार बार डिमांड की जा रही है सुप्रीम कोर्ट से कि वो आर्टिकल 130 का उपयोग करें। अभी जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जज हैं वो हैं एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस। तो टोटल कितने जजेस हैं अभी? 34। और पूरे के पूरे क्या हैं? कार्यरत हैं। ऐसा नहीं कि कुछ पोस्ट वैकेंट है यहाँ पर। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, आवश्यकता क्यों। क्या कारण है? तो पहला कारण क्या है? न्याय तक पहुंच। सभी को न्याय तक पहुंच होनी चाहिए। अब अगर दिल्ली में है, एक ही जगह है, तो एक तो पूर्वोत्तर के लिए और पश्चिम के लिए तो फिर भी पास पड़ता है, लेकिन दक्षिण के लिए भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा है। भौगोलिक दूरी के साथ साथ भाषा की समस्या, लैंग्वेज प्रॉब्लम, खान पान, रहन सहन, यात्रा की लागत, ये सब क्या है? एफोर्डेबल हर किसी के बात नहीं है। और अगर हर किसी के बस की बात नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक जगह पर सुप्रीम कोर्ट है तो स्वाभाविक सी बात है कि न्याय को क्या हो रहा है? बाधित कर रहा है। ठीक। दूसरी बात, लंबित मामलों की संख्या। न्याय तक पहुंच में आर्टिकल का भी जिक्र कर दीजिए, आर्टिकल 14 एंड 19। 19 भी लिख सकते हैं, 21 भी लिख सकते हैं। 21 क्या है? जीवन का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार। ठीक, विधि के समक्ष समता। इनका भी क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो इनको भी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है तो न्याय तक पहुंच प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक। लंबित मामलों की संख्या है, तो अगर हमारे पास क्षेत्रीय पीठें होंगी, स्वाभाविक सी बात है कि उस पीठ को हम खाली बिल्डिंग बना करके तो खड़ा कर नहीं कर देंगे, उसमें स्टाफ की भर्ती होगी, जजेस का रिक्रूटमेंट होगा, तो मामलों का निस्तारण क्या होगा? तेजी से होगा। लंबित मामलों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट बेटर एफिशिएंट वे से काम करने लगेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक, जो मामले देरी से निर्णय मिलते हैं वो आपने सुना होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला गया निर्णय अपने आप में क्या है? अन्याय है। देर से मिला न्याय क्या है? अपने आप में अन्याय है। ठीक। तो वो सब सारी बातें जो है उनको ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी, न्याय तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। एक आपने सुना होगा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या कहता है? कि राज्य कुछ इस तरीके से व्यवस्था करेगा कि सभी को समान अवसर मिले और जो कमजोर वर्ग हैं, दलित हुए या जिनकी इनकम सालाना 1 लाख से कम है, या विकलांग व्यक्ति, महिला, बच्चे, इन सबको न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए हर एक कोर्ट में क्या होता है? सरकारी वकील होता है कि जिसको जो है वकील ना मिले, जो वकील की फीस को अफोर्ड ना कर पाए, उसको वकील कौन देगा? सरकार देगा। तो आर्टिकल 39A के तहत समान अवसर, और एक यहाँ पर इसी के तहत एक स्थापना की गई थी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका एक्ट, इससे संबंधित एक्ट आया था 1987 में। उसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, बात समझ में आ गई? तो नालसा का भी ये रिकमेंडेशन है कि ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात, नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? न्यायपालिका पर विश्वास। इस पर क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। अगर इस पर बढ़ोतरी होगी तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ये और क्या हो जाएगी? सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बाधा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि हमारा एकात्मक चरित्र ये समाप्त हो जाएगा। एकात्मक चरित्र कैसे समाप्त होगा? एकात्मक चरित्र इस तरीके से इनके हिसाब से समाप्त होगा कि अगर विभिन्न क्षेत्रीय पीठों में मुकदमा चलेगा तो क्या होगा कि अलग अलग पीठों के बीच में अलग अलग वैचारिक मतभेद होंगे। तो कोई कोई और निर्णय देगा, कोई दूसरा निर्णय देगा, जबकि ये बात सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप खुद बताइए कि देश में इतने हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय, क्या सभी न्यायालय का अलग अलग डिसीजन होता है? किसी किसी मैटर पर डिस्प्यूट हो सकता है, तो जिस मैटर पर डिस्प्यूट हो वो मुख्य पीठ में जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100 के 100 मैटर में डिस्प्यूट होगा, 100 में से 2 मैटर पर हो जाएगा, वो अपना मुख्य पीठ में चले जाएंगे। लेकिन बाकी 98 का तो निस्तारण होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, तो ये बात जो है वो सही नहीं लग रही है। ठीक, दूसरी बात, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके विरोध के पीछे एक ये भी तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का की पोजीशन और स्टेटस ये घट सकता है। लेकिन इनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है या लोगों को न्याय? लोगों को न्याय। ठीक, तो इस वजह से ये बात भी थोड़ा सही नहीं लगती, क्रिटिसाइज इसको किया जा सकता है। ठीक, तीसरी बात यह है कि अगर हमने ये कहा कि किसी मामले को संवैधानिक मामला और किसी मामले को लीगल मैटर, ये जो डिस्क्रिशन पावर है, मतलब मामलों के वर्गीकरण का जो, मामलों का
वर्गीकरण ये मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई क्राइटेरिया बना नहीं है। ठीक, हर कोई चाहेगा कि और आगे केस चलता रहे और आगे केस चलता रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि इस मामले के वर्गीकरण, कौन सा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और कौन सा मामला लीगल मैटर है, इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिस्क्रिशन राइट है। डिस्क्रिशन राइट का क्या मतलब है कि केवल और केवल उनका अनन्य अधिकार है, वही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा, किसमें जो है संविधान की व्याख्या की जरूरत है और किसमें जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये थोड़ा एक विचार का मुद्दा बन रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें विरोध में कही जा रही हैं, ये आपको ध्यान में रखना। एक चीज यहां पर और लिख लीजिए, अभी बात आ गई, आवश्यकता इस वजह से भी है ताकि जो भौगोलिक भेदभाव है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। भौगोलिक भेदभाव मतलब मैंने बता दिया कि तमिलनाडु से दूरी बहुत ज़्यादा है, भाषा की भी दिक्कत है, यात्रा में लगने वाला समय, खर्च, रहन सहन, खान पान, सब। ठीक, तो भौगोलिक भेदभाव की दृष्टि से भी ये सही नहीं है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हो और वहाँ से जो है, पहले आपने सुना होगा कि लंदन में कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, तो भारतीय मामले भी लंदन। अब हर कोई तो नहीं जा सकता था, तो लोग यहीं पर संतोष कर लेते थे कि जो है अपना जो है जैसा भी है यहीं पर केस खत्म हो जाए। लंदन कौन जाकर के लड़ेगा, और कोई फ्री में जाकर तो लड़ेगा नहीं, वकील करना पड़ेगा तो पैसे लगेंगे। ठीक, ये दादा भाई नौरोजी, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये सब क्या थे, राजा राम मोहन राय, ये सब क्या थे, वकील ही तो थे जो वहां पर जाकर के लड़ते थे। ठीक, राजा महाराजा के केस। ठीक है, तो आवश्यकता क्यों और विरोध क्यों हो रहा है, अब देख लेते हैं कि आगे का राह क्या हो। कि आगे क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो पहला सुझाव तो यह है कि किसी अन्य देश से सीख ली जा सकती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रांस। फ्रांस में दो तरीके के डिवीजन है, एक तो लीगल जो सामान्य, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक। ठीक, तो इनके तहत क्या हो रहा है, वहां पर निर्णय जो है लिया जा रहा है। अब क्या है कि लीगल उस पर ज्यादा कार्य का बोझ रहेगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम अपीलीय उसमें लीगल में ही जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तो बहुत ही कम मैटर होते हैं, उसमें जजेस की बेंच बैठती है और वो डिसाइड करती है कि आगे क्या किया जाए। जैसे केशवानंद भारती मामला सुना होगा, शंकरी प्रसाद मामला सुना होगा, ये सारी चीजें जहां पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न आ जाए। ठीक, दूसरी बात क्या हो सकती है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए मामले निस्तारण के लिए, वर्चुअल हियरिंग को बढ़ावा दिया जाए। वर्चुअल हियरिंग से क्या होगा कि तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है। आपने ई कोर्ट परियोजना भी सुनी होगी। ठीक, वो क्या है, ई कोर्ट परियोजना में मतलब न्यायपालिका के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी इक्विपमेंट्स का यूज। ठीक, वर्चुअल हियरिंग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी बातें जो है वो इसमें सुझाव में हो सकता है। ठीक, एक चीज और हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि अगर जरूरत पड़े तो, अगर एकदम रिजिड है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं हम नहीं बैठाएंगे, तो संविधान संशोधन के तहत भी दो डिवीजन बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तब है जब बात बिल्कुल जिद्द पर हो जाए कि नहीं ये नहीं हो सकता, तब तो संविधान संशोधन का इस्तेमाल करके भी दो विभाग बनाए जा सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा लीगल।
ठीक है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जो न्यायिक सुधार हैं, समय पर त्वरित सुनवाई, भ्रष्टाचार के मामले, रेप के मामले, इन सब में क्या है, फास्ट ट्रैक की व्यवस्था। ठीक, न्यायिक सुधार को सुगम बनाया जाए, इजी किया जाए। ठीक, तो ये आप सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।